तो अब हमारे पास आता है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 5 एम्ब्रियोलॉजी का लैंगमैन आपकी रिकमेंडेड बुक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो गैस्ट्रुलेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एमसीक्यू आता होता है कि अगर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गई है तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गई है। तो वो ये वाला बेसिकली ये वाली लाइन होती है कि गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसमें वो प्रिमिटिव स्ट्रीक भी देते हैं, प्रिमिटिव पिट भी देते हैं, लेकिन आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, प्रिमिटिव स्ट्रीक ही टिक करना है। और इसमें हमारे पास जो तीनों जर्म्स लेयर है ना वो डिवेल्प हो रही होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने जो नोट्स शेयर किए हुए हैं ना अपने व्हाट्सएप चैनल पे, बस एक दफ़ा वो पढ़ना, ब्रेनलेस के लेक्चर लो, वो नोट्स से पढ़ो और एक बार इसको रीड कर लेना। फिर जब दोबारा पढ़ना होगा तो उन्हीं नोट्स से ही पढ़ लेना, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। बार बार ये सारे पैराग्राफ्स नहीं पढ़े जाते, ना ही आप लोगों ने ये पढ़ने होते हैं। अब जैसे इसका चैप्टर है oogenesis वाला एम्ब्रियोलॉजी का, तो वो इतना लेंथी चैप्टर है कि आप लोग बार बार बुक खोल के नहीं उसको पढ़ सकते, तो उसके नोट्स से ही आप लोगों को पढ़ना है। बुक पढ़ोगे तो वो तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, वो तो काम बहुत ख़राब हो जाता है। नोट्स से ही पढ़ना। अगर अपने नोट्स नहीं बनाना आप लोगों को, तो हमने भी चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे ब्रेनलेस के लेक्चर्स के नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, और भी हमने नोट्स शेयर किए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हुए हैं। तो आप लोग वो नोट्स देखो, उनसे पढ़ो, ब्रेनलेस के लेक्चर ले लो। ब्रेनलेस के लेक्चर इन पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो जाती है, समझ आ जाती है। तो ये इन्वेजिनेशन का हाँ सॉरी पूछ लेते होते हैं कि ये क्या है, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का पूछ लेते होता है कि सेल माइग्रेशन और स्पेसिफिकेशन कौन कराता है, तो वो ये वाला फैक्टर होता है, ये याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्डा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू में भी आ जाता होता है। ये भी आप लोग बस वो फ्लो चार्ट रखो, और पेपर में जब भी कोई एससीक्यू आता है ना, तो एससीक्यू अटैम्प्ट करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आप लोगों ने क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाकर लिखना होता है, ठीक है। अगर आप लोग, एक बच्चा बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहा है और एक बच्चा फ्लो चार्ट बना कर लिख रहा है ना, तो फ्लो चार्ट वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलते होते हैं। ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है। उसके बाद ये एमसीक्यू आता होता है कि जो हमारे पास एलन टॉयस है वो किस डे पे डिवेल्प होता है, ठीक है। और एलन टॉयस के डेरिवेटिव्स जो है ना वो बुक पे नहीं लिखे हुए, वो आप लोग सर्च करना गूगल से और उनको याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। एलन टॉयस के डेरिवेटिव्स पूछते होते हैं, वाइवा में पूछते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस, इसको बस एक बार आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको पढ़ लेना। और ओस्पी के लिए आप लोगों की ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स ओस्पी के लिए एमबीए की सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेते होते हैं, और ये ओस्पी में नहीं आती होती वैसे। और उसके बाद अब जैसे आप लोग इसको एक ही रीड करोगे ना, तो आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी, जैसे ये बोन मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर, एम्ब्रियोनिक डिस्क से जो है वो सेक्रेट होता है। बस यही चीज़ें आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसके अलावा ये वैसे आता नहीं है। बस आप लोग इसको एक रीड ही दे देना तो काफ़ी होगी। ये सारी चीज़ें, ये बस इसको एक रीड दे देना। ये बहुत ज़्यादा जो है ना पूछते होते हैं, ये डायग्राम में आपको उठा के दे देते हैं, उसमें और पूछते होते हैं कि ये क्या, आपने नीचे बताना होता है कि ये कॉन्जॉइंट ट्विन्स हैं। और इसकी जीन भी याद रख लेना कि किस जीन में म्यूटेशन हो तो कॉन्जॉइंट ट्विन्स होते हैं हमारे पास। ये भी सारा वही है। इसमें सीरोटोनिन इंपॉर्टेंट है, सीरोटोनिन को देख लेना। और लिटरेलिटी डिफेक्ट्स वो आगे क्लिनिकल्स में आएंगे यहाँ पे, तो वो इम्पोर्टेंट है, इसको बस एक बार पढ़ लेना, इनफ होगा। फेट मैप बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेट मैप तो आप लोगों ने हर सूरत फेट मैप करना है, इसको स्किप नहीं करना। इसमें बस यही बताया हुआ है कि पारेक्सियल मेसोडर्म किस चीज़ से बन रही होती है, इंटरमीडिएट कहाँ से बन होती है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म कहाँ से बन रही होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछ लेते थे और एससीक्यू भी आता होता है इसका। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, इसको एक बार पढ़ लेना, ये आप लोगों की हो जाएगी। आप टेरोटिनोजेनेसिस एसोसिएटेड विद गैस्ट्रुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लिनिकल कोरिलेट्स, इसमें होलो प्रोसेंसेफली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो इंटीरियर मिड लाइन होती है ना, मतलब अगर जो फीमेल है वो अल्कोहल ले रही है, तो अल्कोहल की कंजम्पशन से क्या होता है कि जो इंटीरियर मिड लाइन होती है ना जम डिस्क की, वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये डिजीज़ होती है। तो ये आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड याद रखने होते हैं, क्योंकि सिनेरियो वो आप लोगों को देंगे, या तो उनसे पूछेंगे कि एक बेबी की बर्थ हुई है और उसको ये इश्यूज़ हैं, तो
आपको क्या लगता है कि ये कौन सी डिज़ीज़ होगी, तो वो आपने बताना होता है कि इसको क्या होगी, हमें क्या मतलब जो भी आपको उसका डायग्नोसिस लगे, ऐसे पूछते होते हैं। अब इसमें से कीवर्ड्स याद रखोगे तो वो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोडल डिसजेनेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखें, ये ना ओस्पे में भी आता होता है कोडल डिसजेनेसिस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सैक्रोकोक्सिजियल टेराटोमा, ये वाइवा में भी पूछते होते हैं, और ये एमसीक्यू भी आता होता है कि ये किसका रेमिनेंट है, तो प्रीम्प्टिव स्ट्रीक का है। और प्रीम्प्टिव स्ट्रीक ही याद है आपको, मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया था कि गैस्ट्रोलेशन की जो डेवलपमेंट है, गैस्ट्रोलेशन का जो प्रोसेस है उसकी बिगनिंग हम कैसे पता लगाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रीम्प्टिव स्ट्रीक से। और सैक्रोकोक्सिजियल टेराटोमा क्या है, डोमिनेंट्स है प्रीम्प्टिव स्ट्रीक का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपने देखना है, ये तो वाइवा में पूछ ही लेते होते हैं। और कोडल डिसजेनेसिस का भी पूछे थे, इसका सेकंड नाम भी आपने याद रखना है। और पेपर में ये कोडल डिसजेनेसिस से नहीं आया हुआ था, ये सिनोमिलिया के नाम से आया हुआ था। और उसके बाद साइटस सोलिटस साइटस इन्वर्टस, इसको बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक आया नहीं है। वैसे इसको पढ़ लेना आप लोग, एक बार पढ़ोगे ना एक बार, तो ये सारे लेटरलिटी डिफेक्ट्स ही हैं, ये आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ये सीरोटोनिन जीन्स की वजह से हो रहे होते हैं। उसके बाद इसमें बायलेटरल डिफेक्ट भी होते हैं और यूनिलेटरल भी होते हैं, जैसे स्प्लीन का डिफेक्ट है, तो जिनको लेफ़्ट साइडेड होगा उनको पॉलीस्प्लीनिया होगा, ये सब चीज़ें बस आप लोगों ने बेसिक बेसिक याद रखनी होती हैं। अब इसमें कार्टेगनर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, क्योंकि एबनॉर्मल सीलिया सिंड्रोम, ये मैंने हिस्टो में भी बताया हुआ है कि एबनॉर्मल सीलिया सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते होते हैं, अगर इधर ना पूछा तो उधर पूछ लेंगे, तो ये आप लोगों ने ना कॉन्सेप्ट इसका माइंड में रखना है, ठीक है। और इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन, सीरोटोनिन वो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और ये डायग्राम्स जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाली डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी विलाई की, सेकेंडरी की और टर्शरी की, ये बच्चे स्किप कर देते होते हैं कि ये क्या आनी है हमें, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती होती हैं, ये आपने स्किप नहीं करनी। और इसके मॉडल्स भी मैं आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर करूँगी जब आप लोगों की ओस पे होगी इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, ये आप लोगों ने करना होता है, इसको स्किप नहीं करनी, ये तीनों डायग्राम जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, अच्छा इसमें ये पूछ लेते होता है कि जो सेकेंडरी विलाई की फॉर्मेशन बताएं, टर्शरी विलाई की फॉर्मेशन बताएं, और ये पूछ लेते थे प्राइमरी विलाई से टर्शरी विलाई तक की डेवलपमेंट बताएं, तो वो आपने ये सारा लिखना होता है। ये डेवलपमेंट बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट की है ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी विलाई की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये सेकेंडरी और टर्शरी में हो रही होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये है हार्ट की जो बीटिंग है वो किस वीक में स्टार्ट होती है, तो वो हमारे पास फोर्थ वीक में स्टार्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। और इसके अलावा आपको डेसिडो विज़ैलिस कोरियोनिक प्लेट का पता होना चाहिए, एंकरिंग विलाई का पता होना चाहिए, और कनेक्टिंग स्टॉक तो मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में भी कि ओस्पी में बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं, वो 13 डे का एम्ब्रियो था, मैंने आपको बताया था कि उसके डायग्राम ज़्यादा देते होते हैं। और उसके बाद समरी आ जाती है, समरी तो एज़ यूजुअल आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ये समरी स्किप नहीं करनी। समरी से आपकी, अब देखो ना, अब ये अगर आप लोगों ने साइटस सोलिटस इन्वर्सस वहाँ से नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखो, ये जो सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये आप लोग एक बार उधर से पढ़ोगे, एक बार समरी से पढ़ोगे तो हो जाएंगे, और उसके बाद जो आपको नोट्स दिए होंगे बस उनसे पढ़ लेना, तो इनफ होगा। रिवीजन में आप लोगों ने ये सारी बुक नहीं पढ़नी होती, सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ना जो हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, या अपने नोट्स बना रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये यहाँ से सॉल्व करके पीछे से इसके आप लोग देख लेना आंसर्स। और ये देखो, जैसे इसमें भी पॉलीस्प्लीनिया का पूछा हुआ है, मैंने पीछे बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या पूछा हुआ है, हाँ ये देखो, जैसे ये सिनेरियो है, इसमें बताया हुआ है कि फीमेल क्वांटिटीज़ ऑफ अल्कोहल ले रही है, सेकेंड कंसेक्यूटिव पीरियड भी उसने मिस हो गया उसका, और प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है। अब देखो ना, ऐसे सिनेरियो आएंगे, तो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ोगे ना, चैप्टर अच्छे से पढ़ोगा, फिर इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं।